हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग के लिए 2011 क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देने जा रहा है। 2011 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि क्वेश्चन बहुत सारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको समझिए 70% 80% क्वेश्चन आपका उसी से आता है। तो आज मैं उसी का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। आप लोग को पूरा अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर। एक दिन में तो पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाएगा उतना हम आज कर देते हैं। ठीक है, देखिए शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर। तो देखिए शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष है क्या। ये दोनों दोष जो पाए जाते हैं, ये दोनों दोष पाए जाते हैं क्या चीज में, आयनिक ठोस में। आयनिक ठोस में ये दोनों दोष पाए जाते हैं। क्या है, शॉर्टकी दोष और एक है फ्रेंकल दोष। एक है शॉर्टकी दोष, एक है फ्रेंकल दोष। आइए समझते हैं फिगर से। देखिए शॉर्टकी दोष में क्या होता है, मान के चलिए आयनिक कोई ठोस है, ये कोई आयनिक ठोस है, ये भी कोई आयनिक ठोस है, ये भी कोई आयनिक ठोस है। ये कोई आयनिक ठोस है, ये भी कोई आयनिक ठोस है। अब होता क्या है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि ये जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण क्या करते हैं कि ये अवयवी कण क्या करते हैं, अपना स्थान छोड़ के सीधे जालक से बाहर निकल जाते हैं। जालक से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जबकि फ्रेंकल दोष में क्या होता है, ये क्या करता है, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी में चला जाता है। ये जो भाग होता है यहाँ पर चला जाता है अंतराकाशी। इस वाले भाग को बोला जाता है अंतराकाशी, बोला जाता है अंतराकाशी। और इस वाले भाग को बोला जाता है, ये जो कण है इस कण को बोला जाता है अवयवी कण बोला जाता है। अवयवी कण क्या बोला जाता है, अवयवी कण। और इसको बोला जाता है अंतराकाशी। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि जो अवयवी कण होता है वो सीधे बाहर निकल जाता है, यानी ठोस से बाहर निकल जाता है। जबकि फ्रेंकल दोष में क्या होता है, ये जो आयन होते हैं वो अंतराकाशी में जाके फंस जाते हैं, अंतराकाशी में चला जाता है। तो देखिए अंतर कैसे बोलेंगे, अंतर बताना है, देखिए समझते हैं। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, इसमें आयन, इसमें आयन, इसमें आयन ठोस से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें आयन अंतराकाशी में चला जाता है, अंतराकाशी में चला जाता है, अंतराकाशी में चला जाता है। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत समझ में आ रहा है आपको। दूसरा क्या है, इसका जो घनत्व होता है, अब देखिए इसमें कण निकल गया तो इसका घनत्व बढ़ेगा या कमेगा, बताइए क्या होगा, कमेगा। तो दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, इसमें घनत्व कम जाता है, इसमें घनत्व कम जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो कण था, अवयवी जो कण था वो बाहर निकल गया। जबकि इसमें क्या हुआ, वो कण वो अंतराकाश में फंस गया। तो कण तो अभी भी वही रह गया, कण क्या गया, ठोस में ही रह गया।
इसलिए इसके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जबकि इसका घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। थर्ड क्या है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, समझ में आ रहा है ना, देखिएगा ध्यान से, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये हमेशा उच्च होता है, हमेशा उच्च होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, निम्न होता है। कैसा होता है, निम्न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चौथा नंबर में देखिए, इसमें ये निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी कणों का जो आकार होता है वो, इसमें आयनों का जो आकार होता है वो लगभग बराबर होता है, जबकि इसमें क्या होता है, आयनों का जो आकार होता है वो बराबर नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, बड़ा छोटा। इसी कारण से क्या होता है, वो फंस जाते हैं अंतराकाश में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसमें आयनों का आकार, इसमें आयनों का आकार समान होता है, समान होता है, जबकि इसमें आयनों का आकार समान नहीं होता है। इसमें आयनों का आकार समान नहीं होता, ठीक है। आइए बहुत अच्छा तरह से समझते हैं। शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष। शॉर्ट की दोष में क्या होता है, ये जो अवयवी कण होते हैं ये सीधे ठोस से बाहर निकल जाते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष क्या होता है, फंस जाता है। फिर ऐसे फ्रेंकल फास्ट से फंस जाता है। कहाँ फंस जाता है, अंतराकाशी में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला अंतर, इसमें आयन ठोस से बाहर निकल जाता है, जो क्या बाहर निकला गया। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें आयन अंतराकाशी में चला जाता है, अंतराकाशी में क्या हुआ, फंस गया। दूसरा, इसमें एक कण बाहर निकल गया तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, घनत्व कम जाता है। तो दूसरा लिखे, इसका घनत्व कम जाता है, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जो उपसहसंयोजन संख्या होता है इसका उच्च होता है, जबकि इसका क्या होता है, निम्न होता है। इसमें जो आयन होता है वो आयन समान आकार में होता है, जबकि इसमें आयन आकार समान आकार में नहीं होता है। एक और चाहे तो आप लिख सकते हैं, पचमा अंतर, इसका अस्थायित्व, ये जो शॉर्ट की दोष है इसका अस्थायित्व बढ़ जाता है, जबकि इसका अस्थायित्व क्या होता है, घट जाता है। इसका अस्थायित्व बढ़ जाता है, इसका अस्थायित्व क्या होता है, कम जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका शॉर्ट की तथा फ्रेंकल दोष में अंतर हुआ, जो 2011 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आइए अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होगा, जब 10 ग्राम मात्रा एक अवाष्पशील घुल को 10 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 10 ग्राम कोई अवाष्पशील पदार्थ ले, अवाष्पशील पदार्थ को लिए, जिसको क्या किया जा रहा है, जिसको 100 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है। 100 ग्राम बेंजीन में क्या जा रहा है, घोला जा रहा है। 100 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है, जिसके पश्चात क्या होगा, इसके क्वथनांक में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होता है। 1 डिग्री क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो घुल की अनुमात्रा की गणना कीजिए। तो ये जो घुल है, जो अवाष्पशील पदार्थ जो मिलाया है उसकी अनुमात्रा की गणना करना, यानी कि वो कितना था उसका, वही निकालना। तो देखिए आपको पता होगा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, अनुसांक गुणधर्म बिलियन में आप लोग पढ़े होंगे, बिलियन का अनुसांक गुणधर्म। अनुसांक गुणधर्म किसे कहते हैं, जो बिलियन में उपस्थित विलय की संख्या पर निर्भर करता है।
अनुसंख्य गुणधर्म है। समझा यहाँ पर अणु की संख्या, किसकी संख्या? अणु की संख्या। किसकी अणु संख्या? विलय की। यानी कि वैश्विक गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित, समझ में आ रहा क्या बोल रहे? जो वैश्विक गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित विलय की, किसकी? विलय की, किसकी? विलय की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। ऐसे गुणधर्म को बोला जाता है अनुसंख्य गुणधर्म। और ये गुणधर्म कैसे हैं? 4 होते हैं। एक होते हैं वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन। उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन का मतलब कमी। तो यहाँ पर क्वथनांक में बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी तो वृद्धि, उन्नयन या अवनमन। यहाँ पर उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। तो पर क्वथनांक में वृद्धि यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्वथनांक में वृद्धि यानी कि यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? क्वथनांक में उन्नयन बराबर। तो क्वथनांक में उन्नयन को कैसे सूचित करते हैं? तो क्वथनांक में उन्नयन को को कैसे सूचित करता है? डेल्टा टीवी से। और आपको पता होगा डेल्टा टीवी वाला फार्मूला होता है, डेल्टा टीवी का फार्मूला होता है K × V × M। एक बात आपको ये भी याद रखना है, प्रत्येक पदार्थ के लिए Kv का मान अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर Kv का जो मान दिया गया है, Kv का जो मान दिया गया है वो Kv का जो मान दिया गया था 3.25 मान लेता हूँ, इतना ही जाएगा, ठीक है, 3.25। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से केवी का मान शायद इतना ही दिया गया था, हमको ध्यान नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। केवी का मान जो भी दिया हुआ है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसे मेरे हिसाब से हम ये मान लिए हैं, मेरे पास पता नहीं है अभी कितना केवी का मान दिया था, ऐसा मान लेते हैं केवी का मान इतना दिया सपोज, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं एम बराबर फार्मूला क्या होता है? एम बराबर, तो एम बराबर फार्मूला होता है विलय की मोलों की संख्या बटा विलायक की मात्रा, वो भी क्या जी में? केजी में। अब मोल की संख्या बराबर जो फार्मूला होता है, तब मोल बराबर फार्मूला होता है विलय की मोल संख्या बराबर मोल संख्या फार्मूला क्या होता है? मोल संख्या फार्मूला होता है कि विलायक भार बटा अनुभार, ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसमें मान धरते हैं, तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू ए। केवी का मान कितना दे रखा? 3.25 गुना एम का मान क्या है? तो विलय की मोल संख्या, तो विलय की मोल संख्या भार बटा अनुभार बट्टा ये तो मूल संख्या लिखते हैं फार्मूला ना, ठीक क्या? विलायक की मात्रा या फिर चाहे ये भी क्या चाहिए केजी में, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3.25 गुना भार बटा अनुभार गुना विलायक। अगर ये ग्राम में है तो रुपये 1000 से गुना केजी बदलने के लिए, अगर ये ग्राम में दे रखा है तो देखिए यहाँ 3.25 गुना भार कितना है? भार है 10 ग्राम, 10 अनुभार तुमको निकलना ही है, क्योंकि अनुमात्रा की गणना के लिए अनुमात्रा की क्या करा है? गणना करने के लिए करा है, अनुभार तुमको निकालना ही है। अब विलायक कितना दे रखा है? तो विलायक दे रखा है कितना? 100 ग्राम, ये पड़ जाएगा 100 और गुना 1000 ऊपर
दो जीरो से दो जीरो तक कैंसिल, एक सुना था कितना देगा 3.25 गुना 100 इक्वल टू 325 इतना। यानी कि इसमें जो घुल की जो अनुमात्रा थी वह कितना था 325 ग्राम। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा जो यहाँ पर दिक्कत हुआ वो यहाँ पर होगा। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। एम क्या है, एम है मोललता। एम का क्या फार्मूला होता है, विलय की मोलों की संख्या बटा विलय की मात्रा। मोल संख्या भी निकालना क्या फार्मूला होता है, भार बटा अनुभार। यानी कि पहले लिखना है विलय की मोल संख्या, तो मोल का क्या फार्मूला होता है, भार बटा अनुभार बटा विलय की संख्या, इसलिए विलय की संख्या। फिर से पकड़ सब पूरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। परिभाषित करें, देखिए बोलना है, समझना है टोटल चीज। कोटि कहते हैं किसको है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में समझे क्या बोल रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है, अभिकारक क्या बोल रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, बोलिए किसी भी किसके, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के, किसके, अभिकारकों के सांद्रता सांद्रता के घातों का योगफल, के घातों का योगफल, योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या बोले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, बोलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रता के घातों का योगफल क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या बोला जाए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रता के घातों का योगफल क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो आपको याद हो गया परिभाषा किसे बोलते हैं, तो सिंपल बोलेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रता घातों के योगफल को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रता के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे आर बराबर लिखते हैं के इंटू, यहाँ पर ए है, ए का पावर ए है और बी का पावर एन है। यहाँ पर जो कोटि होगा, कोटि वह कोटि कितना होगा, एम प्लस एन, एम प्लस एन। अभी की कोटि क्या होगा, एम प्लस एन। यह अभिकारक की सांद्रता के घात है, ये जो घात दिया हुआ इन दो, इन्हीं का योगफल क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो वही बोलेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के, किसके, अभिकारकों के सांद्रता के घातों का योगफल क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा या फिर देहली ऊर्जा, इसको बोला जाता है देहली ऊर्जा।
दहली ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा किसे कहते हैं? या फिर थ्रेशोल्ड ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बी। बी दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा फिर थ्रेशोल्ड ऊर्जा। थ्रेशोल्ड ऊर्जा किसे कहते हैं? बताइए थ्रेशोल्ड ऊर्जा किसे कहते हैं? बताइए। देखिए ऊर्जा की वह, ठीक है दिखाई दे रहा है ना, ऊर्जा की वह ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा को दहली ऊर्जा कहते हैं। दहली ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा को दहली ऊर्जा कहते हैं जो उन अणुओं के पास होती है, जो उन अणुओं के पास होती है, जो उन अणुओं के पास होती है, जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावित टक्कर द्वारा, जो प्रभावित टक्कर द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। देखिए कहानी का मतलब ये है, ध्यान सुनिएगा क्या बोलेगा। उस ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। किसे कहते हैं? उस ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं जो उन अणुओं के पास होती है। किसके पास होती है? उन अणुओं के पास होती है जिनके टकराव से क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जिनके टकराव से या फिर जिनके प्रभावित टक्कर से क्या होता है? अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, फिर समझिए क्या हो रहा है। उस ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। किसे कहते हैं? उस ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं जो उन अणुओं के पास होती है। किसके पास होती है? उन अणुओं के पास होती है जिनके प्रभावित टक्कर के द्वारा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। किनके अणु कौन अणुओं के पास होती है? तो उन अणुओं के पास होती है जिनके प्रभावित टक्कर के द्वारा क्या होता है? अभिक्रिया संपन्न होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसी को बुलाया जाता है दहली ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या है? फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखिए। देखिए क्या बोलता है फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के 1। देखिए क्या बोलता है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 4 के 1। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखिए। क्वेश्चन है, चलिए ठीक है देखते हैं। देखिए सपोज है ये विद्युत अपघटन, ये एनोड और ये कैथोड है। ये एनोड है और ये कैथोड है। इसमें क्या होता है?
इस पर जो संपन्न जो अभिक्रिया होती है या फिर इस पर संपन्न जो कार्य होता है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पर संपन्न अभिक्रिया, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, ये एनोड इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है। तो इस पर जो संपन्न अभिक्रिया होता है, संपन्न अभिक्रिया, अभिक्रिया, ये समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा। कैसे बोलेंगे? देखिए क्या बोलेंगे, किसी भी विद्युत अपघट में, किसी भी विद्युत अपघट में इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि जितना इस पर अभिक्रिया संपन्न होगा उतना ही विद्युत धारा क्या होगा? प्रवाहित होगा। तो जब एक को बढ़ाने पर दूसरा पॉइंट बढ़ता है, उसको समानुपाती बोलते हैं। जितना ज़्यादा अभिक्रिया होगा उतना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो क्या बोलेंगे, किसी भी विद्युत अपघट में, किसी भी विद्युत अपघट में इलेक्ट्रोड पर, किस पर ये अभिक्रिया किस पर संपन्न होगा? इलेक्ट्रोड पर। तो किसी भी विद्युत अपघट में इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया विद्युत धारा की क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि देखिए क्या लिखा, किसी विद्युत अपघट में, किसी विद्युत अपघट में इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया प्रवाहित विद्युत धारा के, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, संपन्न अभिक्रिया कैसे सूचित करते हैं? W से। समानुपाती किसका है? Q। विद्युत धारा कैसे सूचित किया जाता है? Q से। अब आप लोग को पता होगा Q का फार्मूला होता है I/T। क्या लिख सकते हैं? W समानुपाती I/T। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए Z नियतांक Z इंटू I/T। यही है क्या है? फ्राइडे के अपघटन के प्रथम नियम। आइए हम समझते हैं बी वाला। बी में क्वेश्चन क्या करना है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? तो देखिए समझते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? देखिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? ये एक विद्युत अपघट है, ठीक है, ये क्या विद्युत अपघट है। इस विद्युत अपघट में, ये कोई विद्युत अपघट है, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड। तो होता क्या है कि किसी भी विद्युत अपघट में, किसी भी विद्युत अपघट में एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड में एक कूलम्ब या एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, जो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखिए बहुत सिंपल है, क्या बोलेंगे? सिंपल से ध्यान से सुनना है। क्या है, क्या बोल रहा है? किसी भी विद्युत अपघट में, ये क्रिया किस में हो रहा है? विद्युत अपघट में हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? किसी भी विद्युत अपघट में एक सेकेंड के लिए एक कूलम्ब या एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। समझ में क्या बोल रहे हैं? क्या बोले इसको लिखना, लिखेंगे कैसे? समझिए क्या लिखेंगे हम। क्या बोलते हैं? पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो किस में हो रहा है? वो हो रहा है विद्युत अपघट में।
क्या हो रहा है, जब हम 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम या 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो क्या बोलेंगे कि किसी विद्युत अपघट में 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर या 1 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, 1 एम्पियर क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इसमें मतलब आप लोगों का क्वेश्चन बैंक हम कोशिश करेंगे कि इस बार पूरा का पूरा क्या कर दें, कंप्लीट करवा दें। ठीक है, थैंक यू।